नमस्कार। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई एक कहानी लेन देन। यह कहानी अत्याचार को सदाचार से और घृणा को प्रेम से जीतने की एक मर्मस्पर्शी प्रेम कथा है। तो आज सुनेंगे इसका पहला भाग। चंडीगढ़ की चंडी माता बहुत प्राचीन देवी हैं। कहते हैं कि राजा वीर बाहु के किसी पूर्वज ने एक लड़ाई जीतने पर स्मारक के रूप में बारुई नदी के तट पर यह मंदिर बनवाया था। इसके बाद इसी मंदिर के सहारे धीरे धीरे यह चंडीगढ़ गांव बस गया। शायद किसी जमाने में सारा चंडीगढ़ गांव वास्तव में देवोत्तर संपत्ति रहा हो, परंतु अब तो मंदिर के आसपास थोड़ी सी जमीन को छोड़कर बाकी सब अंश लोगों ने छीन लिया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अनाथ गरीबों का धन और मूक देवता की संपत्ति किस प्रकार अज्ञेय रहस्यमय उपाय से अंत में जमींदार के पेट में आकर समाती है। मेरा कहना इतना ही है कि चंडीगढ़ का अधिकांश भाग अब चंडी माता के हाथ से निकल गया है। देवता को शायद इससे कुछ हानि लाभ नहीं, परंतु उनके जो सेवक हैं उनके हृदय से यह क्षोभ आज तक नहीं मिटा। इसलिए उनमें लड़ाई झगड़ा लगा रहता है और कभी कभी तो वह भयंकर रूप धारण कर लेता है। बीज गांव का जमींदार वंश अत्याचारी होने के कारण बदनाम है, परंतु साल भर पहले संतानहीन जमींदार के गुजर जाने से उनके भांजे जीवानंद चौधरी ने जिस दिन से जमींदारी का भार लिया है, उस दिन से तो छोटे बड़े सभी किसानों का जीवन कंटकमय हो उठा है। लोग कहते हैं कि भूतपूर्व जमींदार कालीमोहन बाबू ने भी इस आदमी के अत्याचार और उच्च श्रृंखलता से परेशान होकर इसे त्याग देने का संकल्प किया था, परंतु एकाएक मौत ने आकर उस संकल्प को कार्य रूप में परिणित नहीं होने दिया। यही जीवानंद चौधरी अब राज्य परिदर्शन के बहाने चंडीगढ़ आए हुए हैं। गांव के भीतर सदा से ही एक छोटी सी तहसीली कचहरी थी, परंतु बांकुड़ा जिले के इस पहाड़ी गांव की आबोहवा की ख्याति के कारण और खासकर इस रेतीली बारुई नदी के जल के अत्यंत रुचिकर होने से जीवानंद के नाना राधा मोहन बाबू ने गांव के बाहर नदी के किनारे शांति कुंज नाम से एक सुंदर बंगला बनवाया था। वे उसमें कभी कभी आकर रहते भी थे, परंतु उनके पुत्र कालीमोहन बाबू ने अपने जीवन में कभी इसमें पैर नहीं रखा। अतः एक समय जिस भवन में सौंदर्य, ऐश्वर्य और मर्यादा थी, चारों ओर का बाग दिन रात फल फूलों से हरा भरा रहता था, वही दूसरे के हाथ में पाकर देखरेख न होने से बिल्कुल वीरान हो गया है। न उसमें माली है, न ही कोई रक्षक। आसपास में मनुष्यों की बस्ती भी नहीं है। केवल बारुई नदी के सूखे किनारे पर एक टूटा फूटा विशाल भवन जंगल के भीतर पूर्व गौरव को खोकर सुनसान सन्नाटे में खड़ा है। पता नहीं कब से यहाँ कोई आया गया नहीं है, किंतु कचहरी के प्रधान कर्मचारी मालिकों के यहाँ बराबर झूठी इत्तला भेजते रहते हैं। ऐसी दशा में एकाएक एक दिन तीसरे पहर नए जमींदार केवल 2 प्यादों को साथ लेकर गांव की कचहरी के सामने आ गए, परंतु पालकी से उतरे नहीं। सिर्फ गुमाश्ते एक कौड़ी नंदी को बुलाकर कह दिया कि हम शांति कुंज में थोड़े दिन ठहरेंगे। आज्ञा देकर वे अपने गंतव्य स्थल की ओर चल दिए। डर के मारे एक कौड़ी के मुंह पर काली मां छा गई। शायद शांति कुंज में जाने का रास्ता भी न हो, वहां के किवाड़ों, जंगलों और चौखटों को चोर चुरा ले गए हों। शायद वहां कमरों में जंगली जानवरों का अड्डा जम गया हो। एक कौड़ी को पता ही नहीं था कि वहां क्या है और क्या नहीं। इस संध्या समय नौकर चाकर कहाँ मिलेंगे, दिया बत्ती का इंतजाम कैसे होगा और खाने पीने का बंदोबस्त भी वह कहाँ से करेगा। एकाएक वह क्या करे, किसकी शरण ले, इस चिंता में उसे अपना शरीर भारी मालूम होने लगा। सिर में चक्कर आने लगा। नौकरी तो गई ही, वह चली जाए, परंतु इस दुर्दांत नए मालिक के संबंध में अब तक लोगों के मुंह से जो किस्से सुनते आए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको भरोसा दे। बिना खबर, बिना इत्तला दिए उनका यह शुभागमन जब केवल उसी के लिए है, तब इन्हीं की जमींदारी में अपने बाल बच्चों को छिपाकर वो अपनी जान बचाएगा, इसका कुछ उपाय उसको सूझना पड़ा। मालिक को उसने कभी देखा नहीं था, जरूरत भी नहीं हुई थी। आज भी डर के मारे मालिक पर दृष्टि डालने का उसे साहस नहीं हुआ, परंतु कहारों के पालकी लेकर तंग रास्ते में अदृश्य होते ही उसके मन में पालकी के भीतर जिस मूर्ति की छाया पड़ी, वो बड़ी ही भयंकर मालूम हुई। उसकी लापरवाहियों और चोरियों की जांच पड़ताल अब वह स्वयं करेंगे।
उसका कौन सा हिस्सा किस किस के माथे मढ़ा जा सकता है, यही वह अब सोच रहा था। उसी समय कचहरी का एक बड़ा प्यादा विश्वंभर हांफता हुआ आया। वो बेचारा वसूली के लिए तकाजे करने गया हुआ था। रास्ते में इस दुर्घटना की खबर पाकर दौड़ता हुआ लौट आया। उसने हांफते हांफते पूछा, हुजूर आए हैं ना? एक कौड़ी ने सिर्फ आंख उठाकर हाँ कहा। विश्वंभर अकचका कर पल भर एक कौड़ी के पीले चेहरे की ओर ताकता रहा। इसके बाद उसने कहा, हाँ क्यों नंदी बाबू, खुद हुजूर ही तो आए हैं ना? एक कौड़ी ने निराशा के कारण उग्र स्वर में उत्तर दिया, आए हैं तो मुझे क्या, खबर नहीं, इत्तला नहीं, हुजूर आ गए। हुजूर हैं तो सिर थोड़े ही ना काट लेंगे। इस आकस्मिक उत्तेजना का अर्थ एकाएक विश्वंभर की समझ में नहीं आया। इससे कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा रहा, परंतु उसका दिमाग जैसा साफ था वैसा ही ठंडा। प्यादा होने पर भी गुमाश्ते के साथ उसका संबंध बहुत घनिष्ठ था। उसने एक कौड़ी को भीतर ले जाकर थोड़ी देर ढांढस दिलाया और शराब की बोतल, मांस और उसकी साथी ने गुप्त वस्तु का इशारा देकर इतनी बड़ी आशा दिलाने में भी वह आगा पीछा न किया। मनुष्य के भाग्य को जबकि देवता भी नहीं जान सकते, तब मालिक की नज़र पड़ने से नंदी जी के भाग्य में किस दिन बड़े दफ्तर की दीवानी हासिल होगी, यह कौन कह सकता है। थोड़ी ही देर में एक कौड़ी जब कुछ आदमी, 2 लालटेने और कुछ फल मूल लेकर विश्वंभर के साथ शांति कुंज के टूटे फूटे फाटक के सामने पहुंचा, तब संध्या बीत चुकी थी। उसने देखा कि इतने ही समय में थोड़ी बहुत झाड़ियों को हटाकर आने जाने लायक रास्ता साफ कर लिया गया है। तब भी इस जंगल के अंधेरे में इस रास्ते में एकाएक घुसने की बहुत देर तक किसी को हिम्मत नहीं हुई। घुसकर भी पग पग पर उनके शरीर कांपने लगे। 8-10 बीघे तक का जंगल था, इसीलिए रास्ता भी कम न था। उसको पार कर जाना भी सहज नहीं था। कहीं दिया भी नहीं दिखाई देता था। सिर्फ चबूतरे के एक तरफ, जहाँ कहार लोग पालकी उतार कर बैठे हुए तमाकू पी रहे थे, उसी के पास जलती हुई लकड़ी से कुछ प्रकाश मालूम होता था। खबर पाकर नौकर आया और एक कौड़ी को एक कमरे के अंदर ले गया। कमरे भर में शराब की बू भरी हुई थी। एक कोने में मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। दूसरी तरफ एक टूटे पलंग पर बिस्तरा बिछा हुआ था, जिस पर बीज गांव के जमींदार जीवानंद चौधरी बैठे हुए थे। वे बहुत ही दुबले और गोरे थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना कठिन था, क्योंकि अत्यधिक अत्याचार से चेहरा सूख कर लकड़ी की तरह कड़ा हो गया था। सामने शराब से भरा शीशे का गिलास और उसी के पास एक अजब ढंग की शीशे की बोतल थी, जो लगभग खाली हो गई थी। तकिए के नीचे से नेपाली खुखरी का कुछ हिस्सा दिखाई देता था और इसी के पास एक खुले बक्स के अंदर 2 पिस्तौल रखे हुए थे। एक कौड़ी दंडवत कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक ने कहा, तुम ही एक कौड़ी नंदी हो? क्या तुम ही यहाँ के गुमाश्ते हो? डर के मारे एक कौड़ी का कलेजा कांपने लगा। उसने रुकते और कांपते हुए कंठ से सिर हिलाकर कहा, जी हुजूर। उसने सोचा कि अब इस मकान की बात उठेगी, परंतु मालिक ने उसका उल्लेख तक नहीं किया। यही पूछा, तुम्हारे दफ्तर की आमदनी कितनी है? एक कौड़ी, करीब 5,000 रुपया है सरकार। करीब 5,000? बहुत अच्छा, मैं 7-8 दिन यहाँ ठहरूंगा। इसके अंदर मुझे 10,000 रुपया चाहिए। जो हुक्म सरकार, मालिक ने कहा। अच्छा, कल सवेरे मैं तुम्हारे दफ्तर में जाकर बैठूंगा। सवेरे यानी 10 से 11 बजे। उसके पहले मेरी नींद नहीं खुलती। तुम पहले से ही किश्तदारों को खबर दे देना। एक कौड़ी ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म। क्योंकि यह कहने की जरूरत नहीं कि माल गुजारी के सिवाय इतना अधिक रुपया वसूल करने के गुरभार से उसने खुद को विपन्न नहीं समझा। वह प्रसन्न चित्त होकर बोला, मैं आज रात को ही चारों ओर आदमी भेज दूंगा, जिससे कोई यह न कह सके कि समय पर खबर नहीं मिली। जीवानंद ने सिर हिलाकर सहमति दी और शराब के प्याले को मुंह से लगाकर एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसे धीरे धीरे रखते हुए उसने कहा, एक कौड़ी, तुम्हारे यहाँ शायद विलायती शराब की दुकान नहीं है। अच्छा, कोई चिंता नहीं है। जितनी मेरे साथ है उसी से इतने दिनों काम चल जाएगा, परंतु मुझे गोश्त रोज चाहिए। एक कौड़ी तैयार ही था, बोला, यह क्या बड़ी बात है सरकार,
चंडी माता का ताज़ा महाप्रसाद प्रतिदिन हुजूर के यहाँ आ जाएगा। हुजूर ने खुश होकर बहुत अच्छा कहा। इसके बाद बोतल से थोड़ी सी शराब गिलास में डालकर पीते हुए कहा, और एक बात है एक कौड़ी। एक कौड़ी की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, फरमाइए। जीवानंद ने 2-4 लौंग मुंह में डालकर कहा, देखो एक कौड़ी, मैंने शादी नहीं की है और शायद करूंगा भी नहीं, परंतु इसीलिए मैं भीष्मदेव, तुमने महाभारत तो पढ़ा है ना, उसमें का भीष्मदेव बनकर नहीं बैठा हूं और सुखदेव भी बनकर नहीं बैठा हूं। मेरा मतलब तो समझ गया ना एक कौड़ी, मुझे वही चाहिए। एक कौड़ी ने शर्म के मारे सिर नीचा करके थोड़ा सा कंधा हिलाया, मुंह से जवाब नहीं दिया। गुमाश्ते को भी जिस निर्लज्जतापूर्ण उक्ति से शर्म मालूम हुई, उसे जमींदार ने न केवल बिना किसी झिझक के कह दिया, बल्कि उसमें से लज्जा के लायक उसे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उसने यह भी कह दिया, औरों की तरह मैं इन बातों को नौकर से कहलाना पसंद नहीं करता, उसे धोखा खाना पड़ता है। अच्छा अब जाओ, कहारों के खाने पीने का इंतजाम कर दो, ताड़ी वाड़ी भी पीते होंगे, उसका भी ध्यान रखना। अच्छा जाओ। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। अब वह दंडवत कर बाहर जाने को था ही कि जमींदार ने पूछा, इस गांव में कोई बदमाश किसान तो नहीं है? एक कौड़ी लौटकर खड़ा हो गया। उसके चित्त में बहुत दिनों का एक जख्म था। मालिक के पूछने से उसमें चोट लगी, परंतु उसने दर्द को दबा कर कहा, ऐसा तो कोई नहीं है सरकार, सिर्फ तारादत्त चक्रवर्ती हैं, लेकिन वो तो हुजूर का किसान नहीं है। यह तारादास कौन है? एक कौड़ी ने कहा, चंडीगढ़ का महंत है। इन महंतों के साथ जमींदारी के सिलसिले में एक कौड़ी का अब तक बहुत बार लड़ाई झगड़ा हो चुका था। इसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन 2 साल पहले एक पुराने कटहल के पेड़ की बाबत जो झगड़ा हुआ था, उसकी जलन एक कौड़ी के हृदय में अभी तक मिटी नहीं थी, क्योंकि उस पेड़ के तख्तों की ज़रूरत उसे अपने घर के लिए थी। इस झगड़े में आखिर उसी को दबना पड़ा और छिपकर आपस में सुलह करनी पड़ी। एक कौड़ी कहने लगा, क्या कहूँ सरकार, सदर में अर्जी भेजने से ठीक हुक्म नहीं होता, दीवान जी कुछ ध्यान ही नहीं देते, नहीं तो चक्रवर्ती को सीधा करने में कितनी देर लगती है। मैं यह भी अर्ज करता हूँ सरकार कि लापरवाही करने से ये लोग हमारे किसानों को भी उभार देंगे, तब गांव का इंतजाम करना कठिन हो जाएगा। जमींदार को नशा चढ़ रहा था। उसने उदास और कड़े हुए स्वर में पूछा, तुमने तो अकेले तारादास का ही नाम लिया एक कौड़ी, फिर ये लोग कहाँ से आ गए? एक कौड़ी ने उत्तर दिया, चक्रवर्ती की लड़की भैरवी है। वैसे चक्रवर्ती उतना बुरा आदमी नहीं है, परंतु उसकी असली सत्यानाशिन तो उसकी लड़की है। दुनिया भर के बदमाश गुंडे उसके गुलाम हैं। जमींदार के कानों में शायद सब बातें नहीं पहुंची। उसने क्षीण स्वर में कहा, हो सकता है। उसकी उम्र कितनी है? शक्ल सूरत कैसी है? एक कौड़ी ने कहा, उम्र 22-23 के करीब होगी, और चेहरे की बात क्या कहूँ, लड़ाके सिपाही की सूरत समझिए। न तो औरत की सी शक्ल है और न ही वैसा बर्ताव, मानो हथियार बांधे लड़ाई करने को तैयार है। इसी से तो लोग समझते हैं कि यही साक्षात गढ़ की चंडी है। जीवानंद उत्साह और कौतूहल से लाल लाल आंखें फाड़कर बोला, क्या कहा तुमने? जरा खोल कर तो कहो, सुनो तो। देखने में गवार की तरह हो सकती है, परंतु है तो वो गृहस्थ ब्राह्मण की लड़की ना, तो वो सत्यानाशन कैसे हो सकती है, और बदमाश गुंडों का दल भी उसके साथ कैसे जुट गया? इसमें आश्चर्य की क्या बात है हुजूर? यह कहकर एक कौड़ी ने भैरवी का जो किस्सा सुनाया, उसका सारांश यह है। भैरवी किसी का नाम नहीं, यह तो चंडीगढ़ की प्रधान सेविका की उपाधि है। वर्तमान भैरवी का नाम षोडशी है, और इसके पहले जो भैरवी थी उसका नाम मातंगिनी भैरवी। देवी की आज्ञा यह है कि उनके सेवक पुरुष नहीं हो सकते। यह पद चिरकाल से ही स्त्रियों के अधिकार में है। 15-16 वर्ष पहले एक दिन अचानक खबर मिली कि मातंगिनी भैरवी के पति का स्वर्गवास हो गया। जांच पड़ताल के बाद जब यह खबर सत्य प्रमाणित हुई, तब मातंगिनी को पद त्याग कर काशी चले जाना पड़ा।
जीवानंद अब तक चुपचाप सुन रहा था। आश्चर्य में आकर उसने कहा, क्या विधवा होने से भैरवी का पद छिन जाता है? हाँ हुजूर। क्या इसी कारण से उसने अपने पति को अज्ञातवास के लिए भेज दिया था? एक कौड़ी ने कहा, सिवाय इसके उपाय ही क्या था? देवी की आज्ञा है कि विवाह की तीसरी रात के बाद भैरवी पति को स्पर्श भी न करे। इसके कारण दूर के किसी गरीब के लड़के को लाकर विवाह करके दूसरे ही दिन रुपया पैसा देकर विदा कर दिया जाता है। इसके बाद कोई उसकी छाया तक नहीं देख सकता। यहाँ का यही नियम है। ऐसा ही चिरकाल से होता आया है। जीवानंद ने हंसकर कहा, क्या कहते हो एक कौड़ी, बिल्कुल देश निकाला। तो चंडी की ही भैरवी है। रात को एकांत में पति को गिलास भर शराब देना, गर्म मसाले से छौंका हुआ महाप्रसाद पका कर खिलाना, कुछ भी नसीब नहीं होता। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, माता की भैरवी पति को छू तक नहीं सकती, परंतु पति के सिवाय क्या गांव में आदमी नहीं है? मातंगिनी भैरवी को देखा है और अब षोडशी भैरवी को भी देख रहा हूं। लोग क्या ऐसे ही उसके पीछे पड़े रहते हैं और बात बात में हुजूर के साथ मुकदमे लड़ते हैं? जीवानंद ने कहा, महंत है ना, परंतु मातंगिनी के बाद यह कहां से आ गई? एक कौड़ी ने कहा, चक्रवर्ती थे मातंगिनी के भांजे, ढाका या कहीं और किसी महाजन की गद्दी पर मुनीमी करते थे। चिट्ठी पाते ही आ गए। उनके साथ में ये एक 9-10 वर्ष की बालिका भी थी। कहीं से एक दूल्हा भी ढूंढ लाए थे। कौन जाति, किसका लड़का, कहाँ घर, कौन जाने। रातों रात विवाह कराकर विदा करा दिया। इसके बाद गद्दी पर बैठकर मजे से राजभोग कर रहे हैं। कौन क्या कहे, कौन क्या पूछे। गांव में तो आदमी नहीं है, राजा का शासन भी नहीं है। इतना कहकर उसने जमींदार की ओर इशारा किया, परंतु उधर देखा तो मालूम हुआ कि उसका ताना मारना व्यर्थ हो गया। राजा आंखें मूंद कर खर्राटे ले रहा है। देर तक कुछ बातचीत नहीं हुई। उसकी गलती से कहीं उसकी नींद न टूट जाए, वह डर करके कठपुतली की तरह चुपचाप वहां खड़ा रहा। मन ही मन शराबियों का श्राद्ध करने लगा और सोचने लगा कि चुपके से निकल जाऊं या नहीं। इतने में जीवानंद स्वाभाविक मनुष्य की तरह बोल उठा, 15 बरस पहले की बात है ना? अच्छा, ये तारादास क्या खूब नाटा और गोरा है? एक कौड़ी, नहीं हुजूर, चक्रवर्ती का रंग तो गोरा है, परंतु वे बहुत लंबे हैं। लंबा है? अच्छा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि यह आदमी ढाका में महाजन की गद्दी पर बही खाता लिखता था? यह भी तो हो सकता है कि कलकत्ते में रसोइये का काम करता रहा हो। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, वे तो सचमुच ही बही खाता लिखते थे। वहां उनकी 6 महीने की तनख्वाह बाकी थी। मैंने ही दावा करने का डर दिखाकर खत किताब करके रुपया वसूल करा दिया था। जीवानंद ने कहा, तुम्हारा ही कहना सच होगा। अच्छा, क्या इसी आदमी ने किसी किसान को उजाड़ने के मुकदमे में मामा के खिलाफ गवाही दी थी? एक कौड़ी ने जोर से सिर हिलाकर बोला, हुजूर की नजर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जी हाँ, ये वही तारादास हैं। जीवानंद ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, उस बार बहुत रुपए के फेर में डाल दिया था। इन लोगों के पास कितनी जमीन है? एक कौड़ी मन में हिसाब जोड़कर बोला, 50-60 बीघे से कम नहीं होगी। जीवानंद तनिक चुप रहकर बोला, कल तुम खुद जाकर कह देना कि मुझे प्रति बीघा 10 रुपये नजराना चाहिए। मैं 8 दिन रुकूंगा। एक कौड़ी सकुचाते हुए बोला, वह तो माफी जमीन है, देवोत्तर है सरकार। नहीं, इस गांव में माफी जमीन का एक बित्ता भी नहीं है। नजराना न देने से सब जब्त हो जाएगा। एक कौड़ी कुछ भी उत्तर न देकर चुपचाप खड़ा रहा। वह चक्रवर्ती से नहीं दबता था। वो तो उसकी लड़की, लड़ाकू सिपाही षोडशी भैरवी की याद करके डर रहा था। जमींदार तो एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, परंतु उसको तो इसी गांव में रहना पड़ेगा। एक बार उसने दबी जबान में कहा, परंतु हुजूर। जीवानंद ने बीच में ही रोककर कहा, मैं किंतु परंतु नहीं सुनना चाहता। मुझे रुपयों की जरूरत है। मैं 500-600 रुपया नहीं छोड़ सकता। वो उन्हें देना ही पड़ेगा।
कल चक्रवर्ती को खबर दे देना कि कचहरी में हाजिर हो। दस्तावेज वगैरह कुछ हो तो साथ लेता है। रात हो गई है, अब तुम जा सकते हो। आदमियों के खाने पीने का इंतजाम कर देना। सदर लौट जाने पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुजूर माँ बाप हैं, कहकर एक कौड़ी फिर दंडवत प्रणाम करके धीरे धीरे वहां से निकल आया। जमींदार जीवानंद चौधरी को चंडीगढ़ में कदम रखे कुल 5 ही दिन हुए हैं। इतने ही समय के भीतर सारा गांव उनके अनाचार और अत्याचार से मानो जलकर खाक होने को है। नजराने का रुपया वसूल हो रहा है, परंतु किस प्रकार हो रहा है यह बात जमींदार की नौकरी किए बिना समझने की कोशिश करना भी पागलपन है। तारादास चक्रवर्ती ने जमींदार की आज्ञा के पहले ही दिन हाजिर होकर नजराना देने से इनकार कर दिया। 6 घंटे तक कड़ी धूप में खड़े रहकर भी स्वीकार नहीं किया, परंतु सबके सामने कान पकड़कर उठने बैठने, घुड़दौड़ और मेंढक का नाच नाचने के प्रस्ताव से वह धैर्य नहीं रख सके। चंडी माता से मन ही मन जमींदार के वंशलोप की प्रार्थना करके और रुपया अदा करने के लिए 5 दिन की मोहलत लेकर वे घर लौट आए। आज वो दिन है, परंतु सवेरे से ही उनका कहीं पता नहीं मिल रहा। प्रतिदिन देवी का महाप्रसाद पहुंचाया गया। तालाब की मछलियां, बगीचे के फल मूल, कद्दू कोहड़ा आदि जमींदार के लोग लूट खसोट कर ले गए। षोडशी ने रोकना चाहा, परंतु तारादास ने किसी बात में उसे कुछ कहने नहीं दिया। उसका हाथ पकड़कर रो धोकर किसी तरह उसे रोके रखा। पिता के अपमान से लेकर ये सब अत्याचार इतने दिनों तक सह लेने के बाद आज की घटना से उसका सारा संचित क्रोध क्षण भर में ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। पिता के एकाएक छिप जाने तथा उसके अवश्य होने वाले परिणाम के बोझ को उसका मन आज उठा नहीं सकता था। इसी तरह सुबह और दोपहर बिताकर शाम हो चली। तब रात के अंधेरे में भूखे पिता के लौट आने की आशा से वह कुछ रसोई करने बैठी थी कि इतने में मंदिर की परिचारिका ने आकर जिस अत्याचार का वर्णन किया वह इस प्रकार है। मतवाले जमींदार पर यह धुन सवार हुई है कि अब वह निषिद्ध मांस तो कभी खाएगा ही नहीं और वृथा मांस भी नहीं खाएगा। बकरे का मांस काफी स्वादिष्ट और रुचिकर नहीं होता, इसलिए जमींदार के लोगों में डोमड़ों की बस्ती से एक खसी बकरा लाकर पुजारी से उसे महाप्रसाद बनाने को कहा है। पुजारी पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु अंत में आज्ञा मानकर उसी का बलिदान देकर उससे महाप्रसाद बना दिया। यह सुनते ही षोडशी चूल्हे के देगची को नीचे पटक कर क्रोध में जल भुनकर तुरंत मंदिर की ओर चल पड़ी। फाटक पर 4-5 जवान रास्ता रोककर खड़े हो गए। विश्वंभर दूर से मकान दिखाकर सरक गया। ये लोग जमींदार के पालकी ढोने वाले कहार हैं। मुंह से ताड़ी की बदबू निकल रही है, आंखें लाल लाल हैं, अस्त व्यस्त दशा है। एक ने पूछा, साला पंडित घर में है? साला रुपया नहीं देगा, भागता फिरता है। षोडशी ने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं है। कहीं ये मतवाले पशु उसी का अपमान न कर बैठे, इस डर से उसने अपने प्रचंड क्रोध को जी जान से रोककर धीरे से कहा, नहीं, पिताजी घर में नहीं है। कहाँ पर छिपा हुआ है? मैं नहीं जानती, कहकर षोडशी ने एक तरफ से निकल जाने की चेष्टा की तो उसने हाथ फैलाकर बहुत ही भद्दी गाली देकर कहा, नहीं है तो तू चल, नहीं चलेगी तो तेरे गले में अंगोछा डालकर खींच कर ले जाऊंगा। इस अपमान के कारण षोडशी से धीरज धरते नहीं बना। उसने जोर से धमकाते हुए कहा, खबरदार जो वाहियात बात मुंह से निकाली, चल मैं ही चलती हूं, देखूं तो तेरा पियक्कड़ मालिक मेरा क्या कर सकता है। वह परिणाम भयहीन पगली की तरह स्वयं आगे बढ़ चली। रास्ते में 2-1 परिचित आदमियों से भेंट हुई, परंतु षोडशी ने उधर ताका तक नहीं। जमींदार के आदमी पीछे पीछे हल्ला करते हुए आ रहे थे। यह नहीं कि देहाती लोगों को इसका मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस हालत में किसी की सहायता मांगकर इतने बड़े अपमान को अपने मुंह से चारों ओर फैलाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। कचहरी बहुत दूर नहीं थी, एक कौड़ी सामने ही था। देखते ही वह तुरंत बोल उठा, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। सरदार जी, इसे हुजूर के पास ले जाओ। यह कहता हुआ वह शांति कुटीर की ओर अंगुली उठाकर झटपट भीतर घुस गया। अब अपनी विपत्ति के गुरुत्व को समझकर षोडशी भीतर ही भीतर कांप उठी। जाने का स्थान मालूम होते हुए भी उसने पूछा, कहाँ जाना होगा?
उस आदमी ने एक कौड़ी के दिखाए रास्ते की ओर इशारा करके कहा, चल। वहां जाना अवश्य ही पड़ेगा, यह समझकर भी उसने कहा, मेरे साथ तो रुपया पैसा नहीं है सरदार। सरकार के पास मुझे ले जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? सरदार कहकर जिससे यह प्रार्थना की गई उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि इसके उत्तर में नाक भौं सिकोड़कर धमकाते हुए कहा, चल चल। षोडशी ने कुछ नहीं कहा। यह आदमी जमींदार के साथ बाहर से आए हुए हैं, उनको क्या मालूम कि षोडशी की कैसी मर्यादा है। इस कारण रुपये के लिए या लगान वसूल करने के लिए मामूली किसानों के साथ जैसा बर्ताव करने की इनकी आदत पड़ी है, जिनमें ये स्त्री या पुरुष किसी का भी ख्याल नहीं करते, उसमें यहाँ कुछ भी रद्दोबदल न होगी। प्रार्थना विनती यहाँ निष्फल है और रोने धोने से भी कोई मदद नहीं करने आएगा। कहना न मानकर ये रास्ते से ही खींचातानी करने लगेंगे। आम रास्ते के अपमान का यह विभत्स चित्र मुंह बांधकर मानो उसे सामने की ओर धकेले लिया जा रहा था। रास्ते में गडेरियों के लड़के गाय भैंस लेकर लौट रहे थे। किसान दिन भर काम करके सिर पर बोझा लिए घर जा रहे थे। सब लोग षोडशी की ओर एक टक देख रहे थे। उसने किसी की ओर ताका नहीं, किसी से कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। वह मन ही मन कहने लगी, भगवती वसुंधे, 2 टुकड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे गर्भ में समा जाऊं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।